आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं हज़ब मामूल शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो। तीन छोटी छोटी ख़बरें मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहली ख़बर तो यह है कि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने 180 मिलियन रुपए की गाड़ियाँ अप्रूव कर दी हैं, अपने लिए 100 मिलियन की लैंड क्रूज़र, जबकि 22.5 मिलियन की 2 फॉर्चूनर्स, एक डिप्टी स्पीकर और एक सेक्रेटरी के लिए। रिपोर्टेडली अभी सिर्फ एक चैनल पे खबर चली। हाँ, ये एक चैनल की खबर है, अल्लाह करे ये गलत हो। हाँ, और 2 वीगो ज़ाहिर है उसके साथ बोनस में आई हैं। दूसरी खबर ये है कि गुजरांवाला में एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। वजह यह थी कि बिजली का जो ताज़ा तरीन बिल है वो 3,350 रुपये आया था, 30,350 रुपये आया था। दोनों भाइयों की जो माहाना अर्निंग बनती है फ़ीकस 25 से 30 हज़ार थी। कौन कितना हिस्सा डालेगा इस बिल में, कौन पे करेगा, इस पे झगड़ा हुआ, एक ने छुरी निकाल ली और दूसरे भाई को मार डाला गया। IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उनके ख़िलाफ़ आज सिंध असम्बली में MQM की जानिब से करारदाद पेश की गई है और उन्हें मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बताया गया है। मुतालबा किया गया है कि माहदों पे नज़र सानी की जाए। ये तो हो गई 3 अलग अलग ख़बरें, और अब इससे जुड़ी हुई जो ख़बर है जिसकी बुनियाद पे ये ख़बर बन रही है वो है साबिक़ निगरां वज़ीर बराए तिजारत व सनत और वो वज़ीर दाखिला जिन्होंने 8 फरवरी को इंटरनेट पे पाबंदी लगाई थी, गौहर एजाज साहब। उन्होंने एक तकरीबन 2 दिन पहले एक तहलका खेज़ बयान दिया। तहलका खेज़ आम आदमी के लिए था कि एक IPP से हुकूमत 750 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली ख़रीद रही है। कैपेसिटी जो चार्जेस हैं वो 2015 से बढ़ के अब 10 गुना बढ़ गए हैं। कैपेसिटी चार्जेस क्या हैं ये हम आपको बाद में बताने की कोशिश करेंगे। गौहर एजाज के मुताबिक हुकूमत को जो बिजली है वो फ़ी यूनिट असल में 35 रुपये की पड़ती है। उसमें जब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और 24 रुपये कैपेसिटी चार्जेस जोड़ लें तो और तकसीम कार कंपनियों का कमीशन भी जोड़ लें तो 60 रुपये में तुझे मुझे ये बिजली पड़ती है। हमारे साथ हमारे दोस्त और सीनियर इकनॉमिक अगर खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं। खुर्रम हुसैन साहब, ये जो मैंने इसको ख़बर को सेंसेशनल बनाने की नाकाम कोशिश की है, इस पे आप क्या कहते हैं? वसुद साहब, पहली चीज़ मैं आपको, आपके जो कॉलीग्स आपके साथ बैठे हैं ज़रार और शाहज़ेब, और सबसे ज़रूरी आपके व्यूअर्स को जो बताना चाहूँगा कि ये एक अरब पतियों के दरमियान एक लड़ाई हो रही है। ये जो कैपेसिटी चार्जेस का सारा सिलसिला है, इसमें ना मेरा, ना आपका, ना ज़रार का, ना शाहज़ेब का, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली ना आपके व्यूअर्स का कोई हिस्सा है। ठीक है। अब इन अरब पतियों के दरमियान जो लड़ाई है उसमें से एक जो ग्रुप है, एक जो पार्टी है, जो टेक्सटाइल लॉबी है, वो आ गई है पब्लिक डोमेन में और उसने आके पब्लिक को रैली करना शुरू कर दिया है अपने पीछे, ये कहते हुए कि आओ हम लोग जाके सब पावर प्रोड्यूसर्स यानी कि IPPs के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि वो हमसे नाजायज कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं। ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं हो रही। ये आपको याद होगा 2020-2021 में गर्मियाँ जब थी, 2020 में आप ही के शो पे मैं आया था और तब एक्सेस प्रॉफिट्स की बात हो रही थी कि IPPs ने बनाए हैं। बड़ी उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी हुई और टैरिफ को रीनिगोशिएट करने का सारा सिलसिला चला था 2021 में फिर, और हुआ भी था फिर सारा टैरिफ रीनिगोशिएट। अब वो चीज़ दोबारा हो रही है। बुनियादी तौर पर एक अरब पतियों के दरमियान लड़ाई है। इसमें ना मेरा ना आपका कोई हिस्सा है। हम लोग बैठ के साइड पे तमाशा देख रहे हैं। ना आपका इसमें कोई फायदा निकलेगा, डिपेंडिंग जो भी मर्जी जीत जाए इस लड़ाई में। अच्छा खुर्रम, ये जो लड़ाई है अरब पतियों की, इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने कोट किए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत है, उन्होंने अपनी मर्जी के कोट किए हैं। जो टेक्सटाइल की लॉबी है, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि यार इन लोगों को इतने ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस मिल रहे हैं बगैर किसी काम किए हुए। एक बात मैं आपको बता दूं वसुद साहब के पाकिस्तान के जितना अरबपति तबका है ना, वो सब के सब, सिर्फ पावर जनरेशन वाले नहीं, लेकिन सब के सब बगैर काम किए पैसे कमाते हैं। ठीक है,
तो अगर कोई उनमें से एक किसी और के ऊपर उंगली उठा के कहे कि यार वो तो पैसे काम किए बगैर पैसे कमा रहे हैं, तो वही उंगली वापस उसके ऊपर भी उठाई जा सकती है। और मैं यहाँ पे कहने के लिए तैयार हूँ, खास नाम लेके, कि गौहर एजाज साहब भी काम किए बगैर पैसे कमा रहे हैं। वो एक रियल एस्टेट स्पेक्यूलेटर है खुद, वो एज सच इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। और उन्होंने भी जो भी पैसे अभी कमाए हैं उनको मुबारक हो, उनकी हलाल की कमाई है बाय ऑल मीन्स, लेकिन ऐसा सच कोई मेहनत की वो है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत वगैरह करके इनोवेट करके बिजनेस चला के नहीं किया। ये बिजनेस ये गवर्नमेंट को इधर उधर मैनिपुलेट करके इस तरह से कमाए गए हैं ये सारे पैसे, और ये बाकी उनके साथ भी जितने हमारा अरबपति तबका है उनके साथ है ये सिलसिला। तो दूसरी तरफ से भी इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स आ सकते हैं। अच्छा, फरवरी तक ये वज़ीर दाखिला भी थे और उससे पहले सनद और तिजारत का कलमदान भी इनके पास था। हो सकता है कि हुकूमत से निकलने के बाद ये फैक्ट्स उनके सामने आए हों, उस वक्त इन्हें कतन इल्म ना हो कि ये खेल चल रहा है। नहीं, उस वक्त उनको पता था। इनफैक्ट ये जो सारा खेल आजकल हम देख रहे हैं ये शुरू हो चुका था कोई गर्मियों तक पिछले साल की, यानी कि सेम टाइम लास्ट ईयर से इर्द गिर्द लगभग। एंड गौहर एजाज साहब ही इसको लीड कर रहे थे, अलबत्ता तब इसको एक पब्लिक शक्ल नहीं दी गई थी, ये एक प्राइवेटली चल रही थी। तमाम जो हमारे अरब पतियों के दरमियान जंगें होती हैं वो नॉर्मली प्राइवेटली की जाती है, वो इतना ज़्यादा पब्लिकली बहुत कम होता है कि वो पब्लिकली आए। ये एक वाक़या है जहाँ पे वो एक चीज़ पब्लिक हो गई है। सितंबर अक्टूबर में इन्होंने एक मीटिंग भी की थी जहाँ पे इसके बारे में वो बताते हैं, बाकायदा बताते हैं गौहर एजाज साहब कि उन्होंने, और जहाँ पे उनको कुछ मालूमात आई एकदम से कि पावर टैरिफ स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ इस किस्म की सब्सिडीज शामिल हैं जो 14 रुपए पर यूनिट एड अप करती हैं, जो हम भी पे कर रहे हैं और वो भी पे कर रहे हैं। हमसे मतलब मैं और आप कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो जा रही हैं गरीब तबके को। और उन्होंने तब वो आर्ग्यूमेंट पकड़ा कि भाई इसको ऐसा करें, इन सब्सिडीज़ को आप बजट में ले लें और पावर टैरिफ में ना डालें। तो इस तरह करके लड़ाई चलती आई है थ्रू आउट पिछले गर्मियों से। अच्छा, इसकी बुनियाद मैं आपको बता सकता हूँ। जी जी जी, प्लीज गो ऑन। नहीं, इसकी बुनियाद बेसिकली शुरू होती है कि 2018 में, अक्टूबर 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, तो उन्होंने इंडस्ट्री के लिए, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक बहुत पुरानी जिद थी कि एनर्जी यानी कि गैस और बिजली उनके लिए सब्सिडाइज की जाए ताकि वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको चला सकें। वो जिद फाइनली इमरान खान साहब की हुकूमत ने पूरी की थी अक्टूबर 2018 में। और जो सब्सिडीज तब शुरू हुई थी वो तब से जारी रही हैं, उनको मॉडिफाई किया गया है, ऊपर नीचे हुई है, लेकिन वो जारी रही हैं अंटिल रिसेंटली, अंटिल पिछले साल जब उनको फाइनली विथड्रॉ किया है इन फुल। तो ये जो टेक्सटाइल तबका है इनका पावर टैरिफ जो है, जो शुरू में 2018 में उनको कोई 9 रुपए 9 सेंट पर यूनिट बिजली दी जा रही थी, अब वो 14-15 सेंट तक चली गई है। और इसकी वजह से वो अब इसके ज़ाहिर है कि उनको ये चुभ रही है। अच्छा खुर्रम, अब एक बात बताएं, अब ये जो अब आर्ग्यूमेंट अब पब्लिक डोमेन में तो आ गई है और अक्सर हम देखते हैं टीवी टॉक शोज़ पर, ट्विटर पर, कहीं भी एक नारा उठता है कि यार ये क्योंकि इतना हमारा आवाम का नुकसान हो रहा है यहाँ पर IPPs के कैपेसिटी चार्जेस दे दे के, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको ही कैंसिल कर दिया जाए। तो क्या ये मुमकिन भी है, और अगर ऐसा हो तो इसके क्या नतीजे होंगे? देखिए, मुमकिन तो है ज़रा, लेकिन पाकिस्तान हमारी अपनी तजुर्बे में, हमारी अपनी तारीख में पहले किया है हमने जैसे पावर टैरिफ्स में ये पहली दफ़ा नहीं है जब कैपेसिटी चार्जेस को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा हो। आपको याद होगा लेट 90s में जब सेकंड नवाज शरीफ हुकूमत थी, तो 99 में हबको के टैरिफ्स को इसी तरह से कैपेसिटी चार्जेस की बुनियाद पे कंट्रोवर्शियल बनाया गया था। और उसका नतीजा एक ये था कि तमाम फॉरेन इनफ्लोज पाकिस्तान के सारे रुक गए। पाकिस्तान एक मुल्क है जो डिपेंडेंट है इन फॉरेन इनफ्लोज पे। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस दी हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को और आप उन पे रुक जाए तो वो एनीवेज, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके कुछ नताइज होंगे अगर आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एकदम से वायलेट कर लें। लेकिन वायलेट करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्सटाइल वाले अभी जो मांग रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि प्रोब करो, इनका फोरेंसिक प्रोब करो, इनके कितने पैसे कहाँ गए। वो तो बाय ऑल मीन्स, आई थिंक मैं भी मानता हूँ, आप भी मानेंगे, सब मानेंगे, बाय ऑल मीन्स कर लें, बेशक करें। आई थिंक कभी भी किसी भी अरबपति के पैसों को इस तरह से प्रोब किया जा रहा हो, मेरी तो इंस्टिंक्ट होती है बाय ऑल मीन्स करो यार, देखते हैं इसने कहाँ से बनाया ये पैसे।
लेकिन वाई स्टॉप एट IPPs, ऐसे कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों के ऊपर भी प्रोब फिर किया जाए कि भाई जो टैक्स ब्रेक्स उनको मिली हैं, जो सब्सिडाइज क्रेडिट जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है, जो सब्सिडाइज्ड बिजली और गैस उनको मिली है, उन पैसों के साथ क्या किया, कितनी उस सब्सिडीज जो हैं वो एक्सपोर्ट ग्रोथ में गई हैं और कितनी जो है वो उन्होंने खुद पॉकेट की हैं, इसको भी प्रोब किया जाए। मैं तो इस किस्म की प्रोब्स का हमेशा हक में होता हूँ। आई थिंक इस सूरत हाल में भी बाय ऑल मीन्स लेट्स डू इट। खुर्रम, एक ब्रेक लेना है हमें, वापस आएंगे ये भी देखेंगे कि वी आर वे वी आर, आगे हम किस तरह बढ़ेंगे, क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या हैं गवर्नमेंट के पास, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, तो हम बात कर रहे हैं खुर्रम हुसैन से बिजली के बिलों के हवाले से। आपने कहा कि ये बिलियनर्स की लड़ाई है, लेकिन खुर्रम साहब, हमारे यहाँ जो बिजली का बिल आता है आम शहरी को भी, उसमें ये कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस लग के आते हैं। अभी वसर साहब बता रहे थे ब्रेक में कि इनका जो है 24 रुपये ये पर यूनिट सिर्फ ये पे करते हैं। इस तरह हम सब कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये सारे ये मुआहदे हुए 94 में, बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी, फिर नवाज शरीफ साहब ने किए 2015 में, और अब हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब आगे कैसे बढ़ा जाए? 2-3 चीज़ें हम सुन रहे हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी कि ये 94 वाले जो IPPs वाले मुआहदे थे वो कुछ रिटायर हो रहे हैं या होने चाहिए, हमें इन एग्रीमेंट्स को रिवाइज़ करना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? बाद लोगों ने यह भी कहा कि जी कि चाइना से बात करें, डेट रीशेड्यूलिंग की बात करें। ये ऑप्शंस वायबल हैं? गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हो सकते हैं? देखिए, चाइना से डेट रीनेगोशिएट करने का जो सिलसिला है वो 2019 से चल रहा है। ठीक है, डॉन अखबार के फ्रंट पेज पे खबर चली हुई है, 2000 मेरे ख्याल में 19 था या अर्ली 2020 होगा, लेकिन तब से चल रहा है ये सिलसिला के। और फिर 2021 में ब्लूमबर्ग की एक आपको हेडलाइन मिलेगी, पूरी स्टोरी तमाम डिटेल्स देते हुए कि पाकिस्तान चाइना से डेट रीस्केड्यूलिंग मांग रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रही वहाँ से, क्योंकि चाइना ने सिर्फ पाकिस्तान को कर्जे नहीं दिए हुए, उन्होंने कोई तकरीबन 100 मुल्कों को दिए हुए हैं। उनको पता है कि अगर एक मुल्क को उन्होंने डील दे दी तो बाकी सब आ जाएंगे उनके पीछे। तो वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है। आपने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस हमारे बिलों में बहुत ज़्यादा हैं, ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है आपकी। आप एक काम कर लें, मैंने आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक एक्सरसाइज की कि अपना 2015 का एक बिल मैंने निकाला और उसमें मैंने कैलकुलेट किया कि पर यूनिट तब मैं क्या कॉस्ट पे कर रहा था बिजली का। और बिकॉज मैं पर यूनिट कर रहा हूँ, आप देख लें कि पेएबल कितना है और उसको आप डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, और मेक श्योर कि आपका स्लैब एक ही हो। यानी कि आप नवंबर का बिल अगर कर रहे हैं तो नवंबर से कंपेयर करें, जुलाई का है तो जुलाई से कंपेयर करें। और मैंने देखा कि जुलाई के 2015 में मेरा जो बिल था, मैं कोई 18.5 रुपए पर यूनिट मेरी कॉस्ट आ रही थी बिजली की, और मैं टॉप स्लैब में आता हूँ, ठीक है, कराची शहर में। तो आज जो मेरा बिल है, जो जून में मैंने अभी पे किया है, जून की कंजम्पशन के लिए जो मैंने पे किया है, उसमें मेरा जो कॉस्ट आई है 63 रुपीज़ पर यूनिट। तो 18.5 रुपए से 63 रुपीज़ पर जब हम गए हैं, वो कोई 350% इंक्रीज है इन रुपी टर्म्स। लेकिन आप एक और एक्सरसाइज करें शाहज़ेब, आप इसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करके देखें, ठीक है। एंड व्हाट आई फाउंड इज कि 2015 में मेरा बिल था कोई 17.5 सेंट, और 2000 आज का जो बिल है वो था कोई 22.5 सेंट, यानी कि 5 सेंट का डिफरेंस, यानी कि लेस देन 30% इंक्रीज, लेस देन 30% इंक्रीज इन डॉलर टर्म्स। तो खुर्रम ये देखें, ये तो आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया, और आम लोग जिस तरह से भुगत रहे हैं ये तो एस्टैब्लिश हो चुका कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है बिजली के बिलों की। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बात ये भी सामने आई है कि जी जो IPPs के एग्रीमेंट है इनको रिवाइज किया जाए, नजरसानी की जाए, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है बाय ऑल मीन्स, लेकिन इसके असरात फिर होंगे ना, ये लेफ्ट राइट जाएगी। मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये इज दिस व्हाट इज नेसेसरी? क्या बिजली के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी वजह से ये इंक्रीज आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 18.5 रुपए से लेके 63 रुपीज तक जो मेरा बिल गया है, इज दिस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स? नो, क्योंकि जब आप इसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करें तो उसका 1/10 इंक्रीज बन जाता है एकदम से। The main point here is that the main increase in the price of electricity is due to devaluation of the Pakistani rupee. That is what you are paying for. ये बात नहीं है कि आपकी बिजली की कीमत चढ़ी है, जिस रुपए में आप कमा रहे हैं उसकी कदर गिरी है, उस रुपए की कदर गिरी। तो इसहाक डार साहब सही कहते थे ना कि यार डॉलर को काबू में रखो।
सागदार साहब हमेशा यही कहते थे, डॉलर को काबू में रखो, कुछ भी कर लो, डॉलर को काबू में रखो। तो एक तरह से फिर सागदार साहब सही कह रहे थे या हम ऐसे ही उनको कह रहे थे, बुरा भला कहते हैं? मेरे ख्याल में इस हद तक तो वो सही कह रहे थे, काबू में रखो, लेकिन उनके पास ये आइडिया नहीं था कि भी कैसे काबू में रखें, क्योंकि उनके पास जो फॉर्मूला था काबू में रखने का वो तो बोरोइंग के थ्रू था कि आप बस बाहर से कर्जे ले लेके उसको काबू में रख लो, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं होता। यही तो सब उनको भी बताने की कोशिश कर रहे थे। तो डारोनॉमिक्स भी आई थिंक आधे सही थी, आधी गलत थी, और जो गलत थी उसका नतीजा अब हम भुगत रहे हैं आज। लेकिन इसका इतना पावर टैरिफ्स और पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपके जो बिलों में इजाफा आया है उसका ज्यादा ताल्लुक डिवैल्यूएशन से है, जो कनेक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक मिस गवर्नेंस के साथ, आपके फिस्कल डेफिसिट, आपकी तमाम उन चीजों के साथ। तो आप ये बताएं, आप दुरुस्त करोगे हमारा हमें टाइम थोड़ा सा है, इस मसले का हल है क्या? अगर हम सिर्फ बिजली के बिलों की बात करें, अब आपने तो कहा कि ये ओवरऑल इकोनॉमी से भी इसका ताल्लुक है, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? अगर वो डेस्परेट है, मुजाहरे हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं इस मामले पे, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, आई थिंक शॉर्टकट लेना अगर है तो आप बेशक आईपीपी से जाके कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्सिबली रीनेगोशिएट करवा लें। यही चीज 2021 में हुई थी, आपको याद होगा। तब पीटीआई गवर्नमेंट ने बड़े शानदार ऐलान किए थे कि हमने 800 अरब रुपए के फायदे अवाम के लिए हासिल किए हैं फ्यूचर पावर टैरिफ्स में, बाय रीनेगोशिएटिंग पावर परचेस प्राइस विद पावर प्रोड्यूसर्स। कहाँ गए वो सारे फायदे? आज वही बात हम दोबारा कर रहे हैं। तो ये चीज आपको दोबारा वापस यहाँ पे लेके आ जाती है। यहाँ से अगर आपने निकलना है, आपको पावर सेक्टर को चेंज करना होगा, पावर सेक्टर की गवर्नेंस चेंज करनी होगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो चीज़ 2021 में इस्टेब्लिश हुई थी कि आपको सिंगल बायर मॉडल से निकलना होगा। अभी मॉडल ये है कि अगर आप पावर प्लांट लगाते हैं पाकिस्तान में तो आपके पास सिर्फ एक कस्टमर है, कानूनी तौर पे सिर्फ एक कस्टमर आपको मिलता है जिसको आप कानूनी तौर पे बेच सकते हैं बिजली, आप किसी और को नहीं बेच सकते, और वो कस्टमर है हुकूमत पाकिस्तान। आपको कानूनी तौर पे नहीं इजाजत होती किसी और को बेचने की वो बिजली। मिसाल के तौर अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री वाला आए और कहे मैं डायरेक्टली आपसे खरीदने के लिए मैं रेडी हूँ, बल्क में बिजली, आप नहीं बेच सकते उसको। तो ये इसको कहते हैं सिंगल बायर मॉडल। जब तक आप सिंगल बायर मॉडल के साथ चलेंगे, और ये चीज 2021 में खान साहब की हुकूमत के दौरान इस्टेब्लिश हो गई थी, उन्होंने ऐलान करते हुए भी कह दिया था कि जब तक सिंगल बायर मॉडल चलेगा तो कैपेसिटी चार्जेस पे करने होंगे। आप इस मॉडल से हटेंगे तो आपको इन कैपेसिटी चार्जेस से क्या हम इस मॉडल से कभी क्यों नहीं हट सके? खुरम, क्या लोग भूल गए या लोगों ने कहा कि यार मिट्टी पाओ, कोई बात नहीं, चल जाएगा जैसे भी चल रहा है? मतलब क्योंकि बार बार हम उन्हीं चीज़ों पर आ जाते हैं ना जो कई साल पहले हमने तय कर ली होती हैं कि यार यही करना है, लेकिन करता कोई नहीं है। तो मसला कहाँ है? आई थिंक मसला यहाँ पे ये है कि हर एक शख्स जो डिसीजन मेकिंग में है पाकिस्तान में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, या चाहे वो फौज हो, इनका होराइजन जो है वो शॉर्ट टर्म होता है। वो सिर्फ देख रहे होते हैं कि हम अगले बिलों में, अगले एक क्वार्टर में, दिसंबर तक, अगले साल में किस तरह से आवाम को किसी तरह थोड़ी बहुत सहूलत दिखा दें, ताकि हम कह सकें कि देखो देखो हमने तुम्हारे लिए 3 रुपए बिजली में कमी कर दी, या 4 रुपए या 5 रुपए कमी कर दी बिजली में। अब इस शॉर्ट टर्म थिंकिंग से निकलने की जो ज़रूरत है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तो आई थिंक जब तक हम लोग जुगाड़ किस्म के शॉर्ट टर्म हल ढूंढते रहेंगे तो फिर इसी किस्म की बातें होती रहेंगी कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट कर दो, वो वाली कमिटमेंट उसके साथ तोड़ दो। एंड आई थिंक पावर सेक्टर में हमने 2021 में देख लिया ऑलरेडी कि पावर टैरिफ को रीनेगोशिएट करके कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। यही किया गया था 2021 में। अब दोबारा से हम वही वाली बात कर रहे हैं, दोबारा से वही वाली गुफ्तगू चल रही है। ठीक है, मतलब गोल ठीक है। अच्छा, एक गरीब आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल में दो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। एक तो इनकम टैक्स क्यों लेते हैं, मज़दूर का जो बिल है उस वो भी इनकम टैक्स भरता है बिजली के बिल पे, और ये है, और उसमें एक चीज़ होती है अदर चार्जेस, वो ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती। नहीं, अदर चार्जेस से अगर उसमें एरियाज लिखा हुआ है तो उसका मसला है फिर, और वहां पे फिर लड़ना पड़ेगा। आई डोंट नो अदर चार्जेस में क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? एरियाज नहीं, सिर्फ अदर चार्जेस लिखा हुआ होता है, मतलब मिसलेनियस। हाँ, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, पता नहीं वो किस तरफ जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक अलग शो करना होगा। देखिए वो गाड़ियां वाड़ियां जो ले रहे हैं V8 और टर्बो, कहां से आ रही हैं? नहीं, देखिए हमारे जो कराची में बिल आते हैं उसमें अदर चार्जेस नहीं होते, उसमें एरियाज लिखा होता है।
ठीक है, ये आर्बिट्रैरिली लगाए होते हैं और यहाँ पे लड़ना है, फिर यहाँ पे लड़ाई है, बाकायदा लड़ाई है, ये ओवर बिलिंग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अब ये लंबी थोड़ी स्टोरी बन जाती है, आपके प्रोग्राम में माजी में आके मैंने इस चीज का डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि ओवर बिलिंग किस तरह से की जाती है। लेकिन अब इनकम टैक्स किस तरह लगाया जा रहा है, देखिए मसूद साहब, मेरा काम नहीं है कि मैं हुकूमत की सफाइयां पेश करूं, मेरा काम नहीं है कि मैं आके आईपीपीज की सफाइयां पेश करूं। खुर्रम साहब, मेरा ख्याल है हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए हमें दोबारा आपको मदू करना होगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। जी, ताकि हम आइटम बाय आइटम करेंगे। अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो चलेंगे अमरीका, जहाँ पर नेतन्याहू साहब पहुंचे हैं और मुजाहरे भी हो रहे हैं उनके खिलाफ। वेलकम बैक। आज इजराइल ने एक बार फिर खान यूनिस पर हमला किया, जहां से 150 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया है और बाकी जो 4 लाख रहायशी हैं खान यूनिस के, उनको एक बार फिर ऑर्डर दिए गए हैं कि आप यहाँ से नकल मकानी करें। ज़ाहिर है कि हमें पता है कि जाने की कोई जगह नहीं बची और कुछ लोग हैं जो जा भी नहीं सकते, जैसे कि ये वालदा जो अभी भी अपने बेटे की वक़ियात की तलाश में है। इनका कहना है कि इसका एक हाथ मुझे मिला है जो हस्पताल में है, बाकी इसका जिस्म मुझे नहीं मिल रहा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती जब तक वो मैं ढूंढ ना पाऊँ। या फिर ये बच्चे जो अपनी वालदा को आखिरी बार अलविदा कह रहे हैं, आज उनके घर पर खान यूनिस में उनके घर पर बमबारी हुई। या तो फिर ये बच्चा जिसने अपने गले में अपने वालिद साहब की आखिरी निशानी को हार की तरह पहना हुआ है, उनके सिर्फ जूते ही बचे हैं। और जिस शख्स ने ये सब कुछ किया है, जो शख्स इस सब का ज़िम्मेदार है, बेंजामिन नेतन्याहू, इज़राइली वज़ीर आज़म, आज वो अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में है और सड़कों पर उनका सही इस्तकबाल भी किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने काफ़ी रोड ब्लॉक किए हुए हैं, वहाँ पर नारेबाजी हो रही है और इसकी वजह से उनका जो खिताब है वो डिले भी हुआ है, लेकिन अभी किसी भी वक्त वो बोलना शुरू करेंगे। पूरी रात भर इनके होटल के सामने भी मुजाहरे हो रहे हैं। यह है मशहूर ज़माना वाटरगेट होटल, वाशिंगटन डीसी का नाम तो आपने सुना होगा। वहाँ पर उसके पिक्चर प्रोजेक्ट की जा रही है, यू आर अ वॉर क्रिमिनल। और होटल के अंदर भी बड़े मज़ेदार मनाजिर हैं। वहाँ पर एज अ प्रोटेस्ट जिस टेबल पर उनको खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ पर किसी ने कीड़े मकोड़े छोड़ दिए हैं और बल्कि उसका जो फ्लोर है, जो होटल के है फ्लोर, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कीड़े छोड़ दिए हैं, कॉकरोच छोड़ दिए हैं और क्रिकेट्स छोड़ दिए हैं। पता नहीं जिसने भी किया है, लेकिन आपको सलाम है। अच्छा, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू को इनवाइट किया था स्पीकर ऑफ द हाउस ने, जो रिपब्लिकन हैं, लेकिन फिर जो डेप्यूटी स्पीकर वगैरह हैं उन्होंने भी इस पर दस्तखत की थी और वो डेमोक्रेट्स है, तो उसको आप कह सकते हैं कि बाई पार्टिजन। और ये नेतन्याहू का पहला दौरा है बैरून मुल्क 7 अक्टूबर के बाद। लेकिन पिछले कुछ घंटों में ही पहले हमें इत्तला मिली कि तकरीबन दर्जन से ज़ायद लोग या तो बॉयकॉट कर रहे हैं, मैं कांग्रेसमैन की बात कर, कांग्रेस पीपल की बात कर रहा हूं, या तो बॉयकॉट कर रहे हैं या तो कोई बहाना बना रहे हैं। जैसे कामला हैरिस का कहना है कि जी मुझे जाना है अपने, मैं आजकल कैंपेनिंग चल रही है मेरी, तो मुझे कहीं और जाना है, वो इनसे कहीं किसी और वक्त मिलेंगी। नैन्सी पेलोसी जो एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट है, उन्होंने भी बहाना बनाया है। बाइडन तो जाहिर है कि आपको पता है कि कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो वो सेशन में नहीं अटेंड। बाइडन और कामला हैरिस कल मुलाकात कर रहे हैं, कल मुलाकात, और ट्रंप की भी मुलाकात होगी, ट्रंप की भी मुलाकात होगी। इलॉन मस्क साहब पहुंचे हुए हैं नेतन्याहू की दावत पर। इसके साथ साथ अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कोर्टेज़ ने कहा है कि ये वॉर क्रिमिनल हैं और ये एक शर्मनाक बात है कि ये कांग्रेस में आ रहे हैं। और भी जितने भी इल्हान उमर ने कहा कि मैं नहीं जा रही, लेकिन मेरी जो टिकट है, मेरी जो इनविटेशन है, वो मैं एक फ़लस्तीनी को दे रही हूँ जिनके पूरे ख़ानदान को कत्ल किया गया है। और जो राशिदा तालिब है, वो उनको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की इस खिताब में खुद शिरकत करेंगी। बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है? एक कांग्रेस वुमन रिप्रेजेंटेटिव समद ली की ज़बानी आप खुद ही सुनिए।
Mr. Speaker, I rise today to express my outrage. Gaza has been decimated by the Israeli military using weapons provided by the United States. Over 39,000 Palestinians, mostly women and children, have been killed, and more are being killed every day. Most homes, most infrastructure destroyed. And yet what do? We welcome Netanyahu, the person responsible for this to address Congress with open arms. As a student of history and as a black woman in this country, I'm keenly aware of the role that this very body has played in the marginalizing of black and brown folks domestically and abroad. This is why I refuse to remain silent. When Putin commits war crimes, we condemn him. When Netanyahu commits war crimes, we give him excuses and bombs. This hypocrisy is not lost on the world. Americans are less safe, and our standing in the world is greatly diminished because of our inability to remain morally consistent. Years from now, this body will be ashamed of its actions. The large majority of our constituents are ashamed today. It's well past time that we stop this moral inconsistency and start working towards a just and lasting peace for all in this region. अच्छा, अभी मैं देख रहा था इस पिछली ब्रेक में कि अब 80 से ज़ायद कांग्रेस पीपल ने कहा है कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, और कुछ लोग शायद समझेंगे कि कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन मेरी तवक्कुआत से कई गुना ज़्यादा है। मैं तो हैरान हो गया था कि दर्जन नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात किस लेवल के हैं। अब इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? एक तो कि जो दुनिया भर में और बिलखसूस अमेरिका में जो मुजाहरे हुए हैं, उनका एक असर पड़ा है, और ख़ास तौर पर डेमोक्रेट पार्टी पर, क्योंकि जो अक्सरियत है जो लोग नहीं जा रहे, जो बॉयकॉट कर रहे हैं, वो डेमोक्रेट पार्टी के, इक्के दुक्के रिपब्लिकन भी हैं, लेकिन वो आपको पता है कि ज़ाहिर है इनके साथ ही होते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुई हैं, आई थिंक आई वुड लाइक टू पॉइंट दैट आउट, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने देखा है कि यार ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ हमें इस इलेक्शन में वोट देंगे, लेकिन अगली कई इलेक्शंस तक वोट देते रहेंगे, तो इनकी सपोर्ट हम नहीं लूज़ कर सकती। सो द प्रोटेस्ट हैव डेफिनेटली मेड अ डिफरेंस। एक वक्फा लेते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरी जानिब चीन में क्या हो रहा है फ़लस्तीन के हवाले से। वेलकम बैक। अच्छा, दो चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया कि नेतन्याहू के दौरे से एक दिन पहले जूइश वॉइसेस ऑफ पीस फॉर पीस नामी तंजीम ने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया कांग्रेस के अंदर। या आप देख सकते हैं कि वो सब वहाँ बैठ गए, धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको हमें गिरफ्तार ही करना होगा। और फिर ज़ाहिर है ऐसे ही हुआ, क्योंकि जो स्पीकर ऑफ द हाउस है उन्होंने ऐलान किया कि जी हम कोई भी अगर यहाँ पर किसी ने नारेबाजी की तो हम सबको गिरफ्तार कर देंगे। तो तकरीबन कोई 400-500 यहूदी एक्टिविस्ट्स को वहाँ गिरफ्तार किया गया। एक और मज़ेदार चीज़ पता लगी है कि जब नेतन्याहू और उनकी एहलिया आते हैं ना अमेरिका, अब आपको पता है कि जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो एक सहूलत होती है कि यार आपके अगर कोई लॉन्ड्री है या कोई मैले कपड़े हैं तो हम उनको धो देंगे, और क्योंकि जाहिर है कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे पैसे भी नहीं लेते। तो ये जब भी जाते हैं तो इनके पास कोई 5-6 सूटकेसेस होते हैं जिसमें सिर्फ मैले कपड़े होते हैं, और ये वहाँ से फिर मुफ्त में लॉन्ड्री करा के उसको वापस इजराइल ले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, नेतन्याहू ब्रिंग्स हिज डर्टी लॉन्ड्री टू वॉशिंगटन, लिटरली। तो ये है। अच्छा, वहाँ पर इनकी चिड़ियाँ धुल रही हैं। चीन में क्या हो रहा है? चीन में एक बहुत मज़ेदार चीज़ हुई है, इस पर बहुत कम रिपोर्टिंग हुई है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। वहाँ पर हमास और फतह और के बीच में एक मुआहदा हुआ है, और 12 और फ़लस्तीनी ग्रुप्स भी इसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम सिर्फ एक आवाज़ में बोलेंगे, और उन्होंने कहा है कि एक तो गज़ा में सिर्फ फ़लस्तीनियों की हुकूमत होगी, क्योंकि आपको पता है कि इज़राइल का ये मंसूबा था, एक प्लान था कि यहाँ पर हम एक पपेट हुकूमत बनाएंगे, या तो हम खुद काबिज होंगे गज़ा में, या तो हम एक पपेट हुकूमत बनाएंगे, बिल्कुल जिस तरह वेस्ट बैंक में फतह की पपेट हुकूमत है। और फतह को समझा जाता है बी टीम एक तरह से इज़राइल का। वो कहते हैं कि नहीं, हम पुरअमन नेगोशिएशंस करेंगे इज़राइल के साथ, और जाहिर है कि वो पुरअमन है लेकिन सिर्फ फतह की तरफ से, इज़राइल फिर भी वहाँ पर कत्लो गारत कर रहा होता है। और तो यहाँ पर यूनिटी गवर्नमेंट की बात हुई है, और ये भी कहा है कि हम इज़राइल के हमलों के सामने मुत्तहद हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट
डेवलपमेंट हुई है और ये चीन के तवस्सुस से हुई है। क्योंकि देखें फ़लस्तीनी साइड पर तो बरसा बरस से वो मुनक़सिम रहे, उसमें अमेरिका का, इसराइल का अपना बड़ा रोल है। बिल्कुल। और वो ये कहते रहे कि हम, जो हमारे यहाँ नहीं बात होती, हम किससे बात करें वहाँ, किससे बात करें वहाँ। तो अब ये चीन का इस तरह उभर के सामने आना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, हमने पहले नहीं देखा। ये बहुत आप इस तरह से सालसी कर रहे हो। बिल्कुल, आई मीन अगर देखा जाए। अच्छा, और इसराइल ज़ाहिर के टूट पड़ा है महमूद अब्बास पे, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नाम नेहाद उसने कहा कि तुझे तो हम देख लेंगे, अब तुम भी दहशत गर्दों के साथ मिल गए हो और हम देख लेंगे, अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी आपने कहा था ना कि चीन का पहली दफ़ा आया है, अप्रैल में भी चीन ने यही कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त शायद वो इब्तदाई मरहले पे था, आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये फुल फ्रूट पर आई है। मॉस्को भी साथ है, मॉस्को में भी 2-3 सेशंस इनके हुए हैं। मॉस्को में भी 2-3 सेशंस हुए हैं। चीन और मॉस्को इस चीज पर तकरीबन क्या कहते हैं, वन पेज पर है, वन पेज पर। अच्छा, शी जिनपिंग ने यह भी कहा है कि एक बैनुल-अक़वामी पीस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए टू एंड द वॉर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर दुनिया में एक सुपर पावर है जो प्रो पैलेस्टीनियन है तो इट इज़ चाइना एंड इट इज़ शी जिनपिंग। इसका एक बहुत एक तारीखी भी एक एस्पेक्ट है, उस पर अब अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है बात करने का। अच्छा, अब इससे इजराइल के जो पोस्ट गजा प्लान्स हैं उन पर उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, और ये पहली बार नहीं है। पहला जो मंसूबा था इजराइल का वो ये था कि जो गजा के जो कबाइल हैं, जो कबीले हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। अब ये आपको जान के शायद ये आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग हो कि हमास के आने से पहले जो ज़्यादातर जो कंट्रोल था गजा में वो मुख्तलिफ कबीलों के हाथ में था। अच्छा, ज़्यादातर वो पुरअमन थे, यू नो दे वर गुड, लेकिन कुछ जराइम पेशा कबीले भी थे, जैसे कि दुगमाश फैमिली, जिनका काम था स्मगलिंग, असलहा बेचना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहां से फिर उन्होंने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के काम में आए, जैसा कि होता है सर, जैसे का होता है। और फिर इनका कटजोड़ हो गया इजराइल के साथ। तो इजराइल ने कोशिश की इनको हमास के खिलाफ इस्तेमाल करना। इन्होंने हमास का एक सीनियर कमांडर को भी कत्ल किया, जिसके 24 घंटे बाद हमास ने इस क्लैन के जो सारे लीडर्स हैं मार दिया, उनको खुलेआम चौक में, जैसे कहते हैं ना, लटका दिया। और एक ने कहा था, मतलब सूली पे चढ़ने से पहले, कि जी मैं माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ फ़लस्तीनी अवाम से, इजरायली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो बड़ी मकार हैं, मुझे उन्होंने वर्गलाया है और अब वो मुझे अपने हाल पर छोड़ गए हैं। तो ये तकरीबन 3rd पोस्ट गजा प्लान है इजराइल का, जो अभी तक नाकाम हुआ है। एक और ये भी बात की जा रही है, अक्सर बात की जाती है कि बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर जाए। वहाँ पर UAE का नाम भी कभी कभी आया है, इनकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता इस रिपोर्ट्स की, लेकिन हमास ने ये भी कहा है कि जी जो भी वहाँ पर आएगा हम उसके साथ वही सलूक करेंगे जो हम इजरायली फ़ौजियों के साथ करेंगे। अगर गज़ा पर किसी की भी हुकूमत रही तो वो फ़लस्तीनियों की भी ही रहेगी। और अभी जो हुआ है चीन में, इसका मतलब है कि हमास इस व्यू में अब अकेला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।